नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दी ऑटो ब्लॉगर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस में आपको ईवी में स्विच करना चाहिए। क्या ये सही टाइम है स्विच करने का। दोस्तों, पेट्रोल 120 के आसपास पहुंच चुका है और डीजल भी 110 के अराउंड बिक रहा है और हर महीने फ्यूल का बिल देखकर लगता है कि गाड़ी नहीं ईएमआई पे रिफाइनरी चल रही हो। अब एक बड़ा सवाल है, 2026 में क्या इलेक्ट्रिक कार लेना एक्चुअली में स्मार्ट डिसीजन है। ईवी सिर्फ एक ट्रेंड है या फ्यूचर होने वाला है। क्या ईवी सच में पैसे बचाती है आपके, या फिर वो वैसे ही बस एक गिमिक चल रहा है कि मार्केटिंग चल रही है कंपनीज की कि ईवी हर जगह छाया हुआ है। और कौन लोग ईवी ले सकते हैं और कौन लोगों को अभी भी पेट्रोल या डीजल कार ही लेनी चाहिए। तो आज इन सब बातों के बारे में बात करेंगे और आज हम एक रियल कंपैरिजन भी करेंगे, ईवी वर्सेस पेट्रोल वर्सेस डीजल। तो कौन सी गाड़ी अभी भी रिलायबल है और किसको कौन सी कार लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली किसको कार या किसको ईवी नहीं लेनी चाहिए। आज हम पूरी बात करने वाले हैं रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला भी दूंगा लास्ट में, जिससे आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे कि कौन सी कार आपके लिए बेटर है। तो दोस्तों, पहले चलिए एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। जिन मेरे दोस्तों भाइयों के पास पेट्रोल डीजल कार्स हैं या सीएनजी कार्स अभी भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में सीएनजी आज भी अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो दोस्तों, जान लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है, मैक्सिमम लोगों को पता ही है, फिर भी मैं स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे अभी भी कई लोग पूछते हैं, कई बार वो हाइब्रिड्स और ईवी में कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों, मैं बेसिक सी बात बोलता हूँ, सिर्फ कार्स सिर्फ दो तरह की होती हैं, या तो इंटरनल कंबशन इंजन वाली जिसमें पेट्रोल डीजल डलता है या सीएनजी डलती है, दूसरी होती है हमारी ईवी कार्स जिसमें ओनली बैटरी होती है एज अ फ्यूल और उसमें कोई पेट्रोल या डीजल नहीं डलता है। जो एक थर्ड कैटेगरी है वो इन दोनों का बीच का ऑप्शन है, वो होती है हाइब्रिड, जिसमें पेट्रोल इंजन भी रहेगा, बैटरी भी रहेगी, और वो दोनों का एक बीच का सॉल्यूशन है कि किसी को बैटरी कार की वजह से रेंज एंजाइटी का प्रॉब्लम है और किसी को माइलेज भी चाहिए, तो उनके लिए हाइब्रिड कार का ऑप्शन लाया गया है। तो जो हमारी इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार्स होती हैं वो बेसिकली पेट्रोल में आ रही हैं, डीजल में आ रही हैं, सीएनजी में आ रही हैं। जो पेट्रोल वाली कार्स हैं वो एकदम चीपेस्ट कार्स हैं, वो आपको 6-7 लाख रुपए में एक पेट्रोल गाड़ी आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट उसकी रनिंग कॉस्ट आपको हाई मिलने वाली है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं एंड इसका माइलेज इतना अच्छा नहीं होता है। तो माइलेज कम होने की वजह से जिन लोगों की रनिंग कम है उनके लिए आज भी पेट्रोल गाड़ी बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही सस्ती है, कन्वीनियंट है। तो मैं उन्हें कभी नहीं कहूँगा कि आप सीएनजी में स्विच करिए या फिर आप ईवी में स्विच करिए या आप हाइब्रिड कार लीजिए। मान लेते हैं कुछ लोगों की फैमिली रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि आपकी कार हफ्ते में मुश्किल से 50 किलोमीटर चलनी है या आप कभी थोड़ी बहुत ही शॉपिंग के लिए चले जाते हैं बाहर, तो उस केस में सिंपल पेट्रोल गाड़ी बढ़िया है आपके लिए। आपको और कोई झंझट नहीं डालना चाहिए उसमें, क्योंकि जितना आप कॉम्प्लेक्स करेंगे और आप कॉस्ट ही बढ़ाएंगे अपनी कार की। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पेट्रोल कार्स में एक तो आपको 6 से 7 लाख में कार मिल जाती है, सिर्फ आपको रिफिल करना है। पेट्रोल इजीली मिल जाता है भारत में, पूरे भारत में कई लोकेशंस हैं, अब आपको बहुत ही आसानी से पेट्रोल डीजल मिल जाएगा। हाँ, करंट सिनेरियो की बात हम छोड़ दें, अगर कि जो इस समय क्राइसिस चल रहा है वेस्ट एशिया में, उसको अगर हम साइड में रखते हैं तो पेट्रोल की अवेलेबिलिटी में कोई ऐसा हर्डल नहीं दिखता है। दोस्तों, बात करते हैं हाइब्रिड्स की। हाइब्रिड्स में क्या होगा, एक इंजन होगा और छोटी सी बैटरी लगी होगी, इसको बोलते हैं हम लोग स्मार्ट, आजकल एक कॉमन नेम है स्मार्ट हाइब्रिड। तो उसमें क्या होता है, आपकी कार यूजुअली पावर लेगी इंजन से ही चलना है आपको, बट जब भी
मान लीजिए रेड लाइट आती है तो आपका इंजन ऑफ हो जाएगा, और जो थोड़ी बहुत ही स्पीड के लिए 5 से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक के लिए वो बैटरी पावर करता है, या फिर सिर्फ इंजन ऑफ हो जाता है आपका। बार बार देखेंगे जैसे ही रेड लाइट आती है इंजन ऑफ हो जाता है, फिर जैसे ही आप क्लच दबाएंगे फिर आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा फ़र्क पड़ता है माइलेज में। और उसके बाद आती है हमारी थोड़ी सी अल्ट्रा हाइब्रिड्स करके। उसमें क्या होता है कि बैटरी थोड़ी बड़ी कर देते हैं, और जहाँ भी स्टॉप एंड गो वाला ट्रैफिक है वहाँ तुरंत इंजन बंद हो जाता है और बैटरी ओवरटेक कर लेती है। और जैसे ही आप 30-40 की स्पीड्स को क्रॉस करते हैं और एक्सीलरेटर पैडल को दबाते हैं, आपको इंजन से पावर मिलती है, तभी इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप फ्यूल सेव कर लेते हैं। दोस्तों एक और आ गई है हाइब्रिड में, आजकल आती है PHEVs, यानी कि प्लग्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें क्या है, आपका इंजन भी लगा है, बैटरी भी है, और अलग से चार्जर दिया गया है चार्ज करने के लिए बैटरी को। अब बैटरी हो सकता है आपकी इसमें 30 से 40 किलोवाट आवर की बैटरी लगा देते हैं और उसको आप चार्ज कर सकते हैं। बस इसका प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही कॉस्टली पड़ जाती हैं PHEVs, जो प्लग्ड इन हाइब्रिड व्हीकल्स हैं हमारे। और यूजुअली ये इंडिया में तो मैंने देखी नहीं बनते हुए, इम्पोर्ट ही होती हैं। जैसे आपकी लैंड रोवर डिफेंडर आती है P400E, और मर्सिडीज बेंज आती है। चलिए बात करते हैं EV किसको बाई करनी चाहिए, किस भाई को मेरे EV लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों अगर आपका लोकल ट्रैवल है, आपका डेली कम्यूट है ऑफिस के लिए, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आपने एक बार घर से चार्ज करके निकल गए, आपको पता है कि मेरा आना जाना इतना किलोमीटर है, मैं आराम से आके जा सकता हूँ। कुछ आपने एक्स्ट्रा रख लिया बफर रास्ते के लिए, कभी जाम लग गया या आप आइडलिंग करके AC ऑन करके खड़े हैं, तो उस हिसाब से आप लोकल ट्रैवल के लिए अपने डिस्टेंस के कन्वीनियंस के हिसाब से कोई छोटी या एंट्री लेवल EV की तरफ जा सकते हैं। मोस्टली अगर आपका सिटी में ही घूम रहे हैं या फिर कोई शॉर्ट ट्रिप चल रही है आपके, तो आपके काम के लिए एक्चुअल में EV कार बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका जो चार्जिंग है वो घर में पॉसिबल है, तो आप EV कार ज़रूर लीजिए। अगर आपका अपना घर है, ख़ास तौर से मकान है, मैं अपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर भी आएंगे अभी। तो कमर्शियल यूज़र्स हैं मेरे ख्याल में, जो टैक्सीज़ हैं या फ्लीट कार्स वाले हैं या कोई डिलीवरी वाले लोग भी हैं, वो भी, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है EV कार्स का। ये तो बात हो गई लोकल ट्रैवल की। मतलब मोस्टली अगर आपको लोकल ट्रैवल करना है या फिर साल में कभी कभार आप साल में 1-2 ट्रिप मारते हैं, तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता आपके लिए वो, तो आप EV कार की तरफ जरूर जाएं। दूसरा है, अब बात करते हैं किसको EV नहीं लेनी चाहिए। जिनकी हाईवे ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही लंबे लंबे रूट्स पे, लॉन्ग रूट्स पे जाते रहते हैं वो हाईवेज़ पे। अब एक्चुअल में हाईवेज़ पे EVs का एक प्रॉब्लम भी आता है कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो जाती है। कई बार चार्जर नहीं शो रहा होता है, और कई बार चार्जर मिलता भी है आपको, आप मैप में सर्च करते हैं, तमाम तरह के ऐप्स आते हैं आजकल, हर कंपनी का अपना अलग अलग ऐप है। आप GPS से लोकेट करते हैं, गूगल मैप से वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँच के पता लगता है कि चार्जर काम ही नहीं कर रहा है या गन टूटी हुई है। मैंने पिछले वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है। ऐसे इश्यूज़ एक्चुअल में अभी भी आ रहे हैं। EV इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जिन लोगों का घर अपार्टमेंट्स में है या फिर उनकी अलग से कोई पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, इवन मैं अभी देख रहा हूँ गुड़गांव में कई सोसाइटीज़ में आया है कि जिनकी चार्जिंग ऑलरेडी लगी हुई थी, जिन्होंने EV बाई कर ली थी और वो अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ पार्किंग में से उनको नोटिस आया है कि आप चार्जर हटा लें। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है या नेगेटिव चीज़ है EV के लिए। जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है, प्रमोट कर रही है EV को, और वहाँ पर ऐसे केसेस आना वो ठीक नहीं है। और बात करते हैं, EV उनके लिए भी नहीं है जो बहुत ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर लाइट का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है या लाइट का पावर कट बहुत ज़्यादा है। हाँ, उस केस में अगर आप सोलर पावर की तरफ जा सकते हैं तो आप EV यूज़ कर सकते हैं, बट वो आपके लिए एक एडिशनल कॉस्ट हो जाती है, क्योंकि सोलली डिपेंड करेंगे आप सोलर चार्जिंग पे। कम से कम आपको 5 किलोवाट का चार्जर सोलर पैनल लेने पड़ेंगे, उसके बाद आपकी EV चार्ज हो पाएगी, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी।
जो लोग हाईवे पे ट्रैवल करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग नेटवर्क भी आपको अच्छा दिख रहा है, आप जा रहे हैं चार्जिंग करने के लिए, बट या तो कोई चार्जिंग ऑलरेडी चल रही है या तो कोई बंदा अपनी कार ऑलरेडी चार्ज कर रहा है वहाँ पर, या फिर वो चार्जर ख़राब पड़ा है। तो मेनली अनरिलायबिलिटी है। पहला ये कि चार्जर्स इंडिया में अभी भी कम है। दूसरा, चार्जर्स मिलने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप चार्ज कर पाएंगे। हो सकता है कि चार्जर टूटा हो या चार्जर ऑफलाइन दिखा रहा हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी ना हो उसमें, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो या कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो, या चार्जिंग गन का इशू हो कि गन टूटी हुई हो। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपकी जो है चार्जिंग की अनरिलायबिलिटी को जाहिर करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आपको अगर हाईवे ट्रैवल करना है तो ईवी तो बेकार है हाईवेज़ के लिए, बट मैं ऐसा नहीं मानता हूं दोस्तों। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आपका ट्रैवल है 300 से 400 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आपका ट्रैवल 300 से 400 किलोमीटर के आसपास है तो भी आप ईवी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली जाना चाह रहे हैं तो 300 से 400 की रेंज में फॉल करता है, तो भी आप ईवी ले सकते हैं। उसमें क्या है? पहला, आप नॉन हाईवे से जाइए, जो रास्ते आपको मालूम है, जहाँ पर चार्जिंग आपको पता है कि मुझे इजीली मिल जाएगी, वहाँ से जाएं। दूसरा, अगर आपका बजट भी कम है तब भी आप ईवी लेना चाह रहे हैं, एंट्री लेवल जो सेगमेंट है हमारा वो है 5 से 10 लाख रुपए का। उसमें आपको टियागो मिल जाती है, कॉमेट आती है एमजी की, और टाटा की पंच भी आती है। ये तीनों कार्स जो है एंट्री लेवल में हैं, बट इन एंट्री लेवल कार्स की रेंज रहती है 200, 300, 200, 250, या पंच जो अभी नई वाली आई है, अभी लेटेस्ट जो 2026 का फेसलिफ्ट आया पंच का, उसकी 40 किलोवाट आवर की बैटरी है उसकी, तो उसकी रेंज आपको अच्छी मिलने वाली है। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि आपको, अगर आपकी एंट्री लेवल की कार है तो आपके जो चार्जिंग स्टॉप्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। मान लीजिए आपको ट्रैवल करना है 300, 350 किलोमीटर और आपकी बैटरी की रेंज है 200, 250 किलोमीटर एक्चुअल रेंज निकल के आ रही है आपकी, तो आपको एक बार तो रुकना ही पड़ेगा। हो सकता है 2 बार रुकना पड़ जाए, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी पैक, आपकी कार में कौन सा बैटरी पैक इंस्टॉल्ड है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर 300 से 400 किलोमीटर की आपकी ट्रैवलिंग है तो आप एंट्री लेवल सेगमेंट की तरफ ना जाते हुए थोड़ा सा ऊपर जाइए, 5 से 10 की बजाय 10 से 15 लाख वाले ब्रैकेट में जाइए। उसका रीज़न बताऊंगा आपको मैं क्यों। दोस्तों, जो मिड रेंज हमारी ईवी सेगमेंट है, जिसमें आपको 30 से 45 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिल जाता है, और आपको 300-400 ट्रैवल करना है, तो ये मिड रेंज आपके लिए बेस्ट है। मिड रेंज में आती है नेक्सॉन ईवी 45 वाला वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, कर्व आती है आपकी, विंडसर आती है, एमजी विंडसर या Hyundai क्रेटा, ये सारा मिड सेगमेंट है। इसकी रेंज आपको 450 से लेकर के 500, 550 की रेंज है इनकी। ये मिड सेगमेंट है हमारा। इसमें क्या होगा, आपको मैक्सिमम आपको 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो आपको मैक्सिमम एक ही स्टॉप लेना पड़ेगा, और वैसे भी आपको एक बार तो रुकना ही चाहिए हाईवे पे। इतना लॉन्ग एक स्ट्रेच में ड्राइव करना ठीक नहीं है। और आप चार्ज भी कर सकते हैं, थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है अपनी आपको, उस हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से ही आपको स्टॉप लेने पड़ते हैं कि मुझे यहाँ पे रुकना है, मुझे यहाँ चार्ज करनी है। अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो बेस्ट है आप गो फॉर लॉन्ग रेंज ईवीज़, जिसमें आपको 75 से 80 किलोवाट आवर का जो ये बैटरी पैक का बहुत ही बेहतरीन है, जैसे कि आपकी हैरियर है, BE6 है, XEV9 है। बड़े प्यार से आपको 600 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है इन लॉन्ग रेंज ईवी कार्स में। दोस्तों, बात करते हैं ईवी कार चीपर कैसे है। अब मैंने आपसे बोला कि कॉस्ट सेविंग होगी, कैसे होगी, अब उस पर आते हैं, बात करते हैं ईवी कार की कॉस्ट सेविंग पे। मान लेते हैं एक पेट्रोल कार हम लेते हैं जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए। मैं इसमें सिर्फ एक्स शोरूम कॉस्ट जोड़ रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। और पेट्रोल कार का माइलेज मान लेते हैं 15 किलोमीटर आपकी कार चलती है 1 लीटर में, ये इसका माइलेज है या एफिशिएंसी है। और वहीं बात करते हैं ईवी की, ईवी कॉस्ट पकड़ते हैं 14 लाख रुपए, और ये भी सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस है। और जो आपका यूनिट है 8 रुपये मान लेते हैं बिजली का
एक यूनिट बिजली का जो एक यूनिट है वो मानते हैं 8 रुपये कॉस्ट करता है आपके सिटी में, आपके शहर में, आपके घर की चार्जिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की कमर्शियल चार्जिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, घर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 8 रुपये पर यूनिट आपका चार्ज रहेगा उसमें। अब और मान लेते हैं 1 यूनिट में आपकी बैटरी जो चलती है 6 किलोमीटर चल रही है, ये हम एफिशिएंसी मान के चल रहे हैं कि आप एक बिजली का 1 यूनिट खा करके बैटरी कंज्यूम करके आप 6 किलोमीटर ड्राइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप डिवाइड कीजिए। पेट्रोल वाले केस की बात करते हैं, पेट्रोल का प्राइस है मान लीजिए 110 रुपये, इस समय जो करंट प्राइस मिल रहा है 110 रुपये, तो 110 डिवाइड करेंगे 15 से जो उसकी माइलेज है, आपको मिल के आएगा मोटा मोटा 7.3 के आसपास। हम मान लेते हैं 7.5 रुपये, रफली 7.5 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है आपकी 1 किलोमीटर की। और वहीं ईवी कार जिसकी कॉस्ट आप 8 रुपये 1 यूनिट है, उसको डिवाइड कीजिए, उसकी एफिशिएंसी 6 से, 6 का मतलब था हमारा 6 किलोमीटर चलती थी 1 यूनिट पे, तो यहाँ इसकी एफिशिएंसी थी 6 किलोमीटर, तो 8 डिवाइड बाई 6 आता है हमारा 1.3, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 रुपये मान लेते हैं। तो यहाँ प्राइस डिफरेंस देखिए 5 से 6 गुना का फ़र्क आ जाता है एक ईवी की रनिंग कॉस्ट में और एक पेट्रोल की रनिंग कॉस्ट, एक ईवी की रनिंग कॉस्ट में और पेट्रोल कार की रनिंग कॉस्ट में। वही आप डीजल की बात करें, डीजल से कंपेयर करें, जहाँ पर 100 डीजल की कॉस्ट है पर लीटर की, डिवाइड बाय 20 जो उसका माइलेज है 20 किलोमीटर पर लीटर का, तो आपको आ रहा है मोटा मोटा 5 रुपये पर किलोमीटर। तो ईवी अभी भी यहाँ विनर है 1.5 रुपये के आसपास। तो ये बहुत मार्जिनल, बड़ा ह्यूज डिफरेंस है प्राइस का, रनिंग कॉस्ट का। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है 50, 100, 200, जितना ज़्यादा आपकी रनिंग है उतना ज़्यादा आप बेनिफिट ले पाएंगे ईवी से। मान लेते हैं आपकी रनिंग है 2000 किलोमीटर मंथली, अगर आप पेट्रोल से कंपेयर करेंगे तो आपका खर्चा आएगा 2000 इंटू 7.3 करता हूँ मैं, तो आ रहा है करीब 14,600 रुपये। और अगर आप 2000 इंटू 1.3 करते हैं, जो हमारी ईवी की रनिंग कॉस्ट है वो बनती है अराउंड 2600 रुपये। तो जो डिफरेंस आया ऑलमोस्ट 12,000 रुपये मंथली आप बचा रहे हैं। तो 12 इंटू 12 करेंगे, सिंपल सा मैथ है, ये आपका 144 पहुंच गया, यानी कि कितना हो गया 1,44,000 एनुअली आप सेव कर रहे हैं ईवी में, बड़े प्यार से। 1,44,000 की सेविंग्स आप कर रहे हैं रनिंग कॉस्ट में 1 साल में। तो आप निकाल लीजिए अगले 2-3 साल में जो डिफरेंस था ईवी कॉस्ट का, एडिशनल कॉस्ट का जो डिफरेंस था अगले 3 साल में आप वो निकाल लेंगे। और साथ ही में जब सर्विसिंग कॉस्ट की बात करें हुए, तो ईवी में सिर्फ आपका एक कोई गियर ऑयल चेंज होता है, व्हील अलाइनमेंट, व्हील रोटेशन, बस यही होता है, या ब्रेक ऑयल चेक कर लिया, और कोई सर्विस कॉस्ट नहीं है, कोई सर्विस का खर्चा ही नहीं है ईवी में। तो दोस्तों जो आपने एक्स्ट्रा 4 लाख रुपए खर्च किए थे ईवी में, वो लगभग आपके 3-3.5 साल में आप रिकवर कर लोगे। और एक बोनस टिप आपके लिए, अगर आपका यूसेज बहुत हाई है तो ईवी एक फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन हो सकता है आपके लिए। बट दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आज के डेट में एप्लीकेबल है, ईवीज कैन सेव यू मनी बट कैन नॉट सेव यू टाइम। याद रखिएगा इस बात को। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप बताइए दोस्तों कि आप क्या लेने वाले हैं, अब आप ईवी लेंगे या पेट्रोल कार या डीजल कार लेंगे, कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।